क्रेडाई ने यूपी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। अगर यूपी सरकार उस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो आने वाले वक्त में बायर्स को परेशानी कम उठानी पड़ेगी। इससे पहले क्रेडाई की तरफ से पंजाब समेत कई राज्यों में ये प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हमेशा से ही देखने को मिलता है कि बायर्स को परेशानी उठानी पड़ती है। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक झटके में ये सोचकर लगा देते हैं कि आने वाले वक्त में उनको एक आशियाना मिलेगा जिसमें होंगी सारी सुविधाएं। लेकिन बायर्स का ये सपना पूरा होने में कई साल लग जाते हैं और ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, सो अलग। इसी को रोकने के लिए क्रेडाई ने एक कदम उठाया है। यूपी गवर्नमेंट को क्रेडाई ने एक प्रस्ताव भेजा है। अगर यूपी सरकार क्रेडाई के प्रस्ताव को मान लेती है तो प्रदेश में आम आदमी के घर का सपना साकार हो सकता है। इस प्रस्ताव में बिल्डर्स ने लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत राज्य सरकार से जमीन मांगी है। बिल्डर उस जमीन में 40 या 50% फ्लैट बनाकर सरकार को देंगे। फिर सरकार उन फ्लैटों को सीधे जनता को आवंटित करेगी। इस संबंध में क्रेडाई की एक दौर की बातचीत प्रदेश सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अगर इस प्रस्ताव की पहल यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास से हो तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। प्रदेश में जरूरत मौजूदा पॉलिसी में चेंज करने की है। लैंड पुलिंग के तहत जो जमीन बिल्डर को मिलेगी वो चाहेगा कि पहले सरकार को दिए जाने वाले फ्लैट बनाकर दे दें, इसके बाद अपने फ्लैट बनाकर बेचें। वहीं एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी से दो मुद्दे उठेंगे। पहला, एक एजेंसी निर्माण करे और दूसरी आवंटित करेगी तो जाहिर सी बात है कि लागत पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ जब फ्लैट बनाकर तैयार होंगे और वे सरकारी एजेंसी के हैंडओवर होंगे तब उनकी क्वालिटी को लेकर टकराव हो सकता है। अगर यूपी सरकार और क्रेडाई के साथ करार होता है तो इन सब बातों पर भी गौर करना जरूरी होगा। इससे पहले क्रेडाई ने ये प्रस्ताव और भी कई कंडीशंस के साथ पंजाब सरकार को भी भेजा है। पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट को एक नई पहचान देने की कोशिश की है। पंजाब सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है जिसके तहत बिल्डर्स पंजाब में आकर इन्वेस्ट करें और अप्रूवल में पंजाब सरकार डेवलपर्स को सुविधाएं देगी। टेक्नोलॉजी नाउ involved in it, so it has to be we have to incentivize them, and that's the reason we are coming out of very good policy in Punjab by 15th of December, which will be very innovative policy, and one of that policy items is going to be making this as an industry. तो इंडस्ट्री आप जो घोषित करने के लिए इससे क्या आम ग्राहकों को फायदा होगा? It will be all this lot of incentives which are given to industry can be taken by now. Real estate industry can also take those incentives. पंजाब सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस का ऑप्शन दिया है जिसमें एक बार में ही सारे क्लियरेंस हो जाएंगे जिससे कि प्रोजेक्ट्स डिले न हो और बायर्स को परेशानी न उठानी पड़े। ज्वाइंट वेंचर के तहत लैंड सरकार देगी, काम बिल्डर्स करेंगे और जब काम पूरा हो जाए तो अलॉटमेंट सरकार करेगी। उससे बहुत सारे लोकल बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट्स और रिफॉर्म बेनिफिट्स होंगे। उससे बेसिक फायदा ये होगा कि अगर डेवलपर का जो 2 साल के अंदर सैंक्शंस होती है या जो टैक्सेस उसके ऊपर बर्डन्स होते हैं अगर वो कम होंगे तो वो आम आदमी को ट्रांसफर करेगा डेवलपर, तो उससे स्टेट के अंदर रियल एस्टेट की डेवलपमेंट बेटर होगी। इसके अंदर वो चाहते हैं कि डेवलपर और एंटरप्रेन्योर आए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या लॉन्ग टर्म पेमेंट टर्म्स पर उनसे लैंड लें, या जो डेवलपर अपनी सेल्फ लैंड एक्विजिशन करना चाहते हैं और उसमें गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर उस प्रोजेक्ट को ब्रांडेड गवर्नमेंट के साथ मार्केट करना चाहते हैं तो उस तरीके की स्कीम उनके हाथ में है जो डेवलपर्स के साथ करना चाहते हैं। देखिए, अगर पंजाब इस प्रस्ताव पर एग्री करता है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30 दिन के अंदर हम ये पॉलिसी लेकर आएंगे। अगर ये पॉलिसी आती है तो क्रेडाई दूसरे स्टेट्स के पास लेके जाएगा कि एक स्टेट अगर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर पंजाब सरकार रियल एस्टेट को लेकर पहल कर सकती है तो यूपी सरकार क्यों नहीं। यूपी सरकार अगर पंजाब सरकार की तरह इंटरेस्ट दिखाती है तो यूपी में भी रियल एस्टेट में एक बूम देखने को मिल सकता है। डेवलपमेंट का काम ज्यादा से ज्यादा होगा, सीधे तौर पर बायर्स को फायदा होगा। क्लियरेंस में जो दिक्कतें आती हैं वो अगर नहीं आएंगी तो बायर्स को उनके प्रोजेक्ट टाइम पर हैंडओवर हो जाएंगे।
यानी एक्स्ट्रा चार्ज, प्रोजेक्ट डिले, कैंसिलेशन, इन सारी परेशानियों से बायर्स को मिलेगा एक बार में छुटकारा। देखना होगा कि अब इस प्रस्ताव पर यूपी सरकार का क्या रुख रहने वाला है। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। बिल्कुल, क्रेडाई की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है यूपी सरकार को। इससे पहले पंजाब सरकार को भी प्रस्ताव भेजा गया है क्रेडाई की तरफ से। सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, इस प्रस्ताव में क्या कुछ खास बातें हैं, मेन बातें हमें हमारे दर्शकों को एक बार आप समझाएं। अनुज, इसमें बिल्डर्स को पंजाब सरकार ने एक ऑफर दिया है कि आप देश के सारे बिल्डर आइए और हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कंस्ट्रक्शंस कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, भागीदारी कीजिए उस डेवलपमेंट में। आप आइए, हम आपको जो आप अप्रूवल्स लेने में आपको और स्टेट्स में दिक्कतें आती हैं या टैक्सेस में रिबेट या अप्रूवल्स में जो फिजिबिलिटी देनी है, वो सब चीज़ों को ऑप्शन दिए हैं। वेरियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ पर, जैसे 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, वेरियस एक्सप्रेसवेज लाए जा रहे हैं वहाँ पर, और एंटरटेनमेंट सिटीज लाए जा रही है, नाइट सफारीज लाया जा रहा है 4000 एकड़ का। तो इस तरीके की डेवलपमेंट स्कीम्स उनको दिखाई गई है। साथ ही उन्हें ये एश्योर करा गया कि आप आइए, सिंगल विंडो आपको क्लियरेंस दिया जाएगा। आपको ये नहीं है कि आपको 1-2 साल तक आपको अप्रूवल्स ही मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिलेज हो जाते हैं। तो ये पहल पहले कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी हो चुकी है, सिंगल लागू हो चुका है सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो वहां पर ऑफर दिया गया है और साथ ही बिल्डर्स ने प्रस्ताव रखा है कि आप जॉइंट वेंचर के साथ हमारे साथ काम कीजिए। ठीक है, तो इस पे 15 तारीख को पॉलिसीज अभी और डिक्लेयर करनी है, और भी कहीं इसमें बेनिफिट्स दिए जाएंगे बिल्डर्स को, जिससे उन्हें प्रोत्साहन हो और वो वहां पर जाके डेवलपमेंट करें। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस पहल को नहीं करती है, जो प्रस्ताव भेजा गया है कि आप भी हमारे से सिंगल विंडो क्लियरेंस दीजिए, जॉइंट वेंचर में आप हमें लैंड दीजिए, हम उन्हें कंस्ट्रक्ट करेंगे और सरकार उसे अलॉटमेंट करेगी आगे क्लाइंट्स को। तो ये सब प्रस्ताव रखे गए हैं। अगर पॉलिसी पास हो जाती है, पंजाब की पॉलिसीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं बिल्डर, तो कहीं ना कहीं यूपी में डेवलपमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि अगर बिल्डर वहां मूव कर गए तो यहाँ पर डेवलपमेंट रुक जाएगी। शरद गौतम जी के पास चलेंगे। शरद जी, ये प्रस्ताव अगर मंजूर हो जाता है तो बायर्स के लिए कहीं ना कहीं सुविधा आगे देखने को मिल सकती है। हेलो, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। आज शरद जी, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है यूपी सरकार की तरफ से, तो बायर्स के लिए आगे सुविधा हो सकती है, उनको जो परेशानी उठानी पड़ती है वो अब कम उठानी पड़ेगी। देखिए, यूपी और पंजाब की जो लैंड पॉलिसी दोनों की अलग अलग। पंजाब में अपने आप जो डेवलपर लैंड खरीदता है और उसको डेवलप करके बेचता है, और यूपी में गवर्नमेंट जो अलॉट करती है, गवर्नमेंट के अलॉटमेंट में लीगल प्रॉब्लम बहुत आ जाती है, और उसकी कोई कंपेरेबिलिटी नहीं है। जो पंजाब ने अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, सिंगल विंडो सर्विसेज हैं, इसमें डिजाइन के अप्रूवल है, सेंक्शंस हैं और कनेक्टिविटी है, पूरा मास्टर प्लान जो बनाया है, उसके पूरा योगदान सरकार का ज्यादा है, जिससे कि रोड नेटवर्क का बढ़िया होने से, कम्युनिकेशन बढ़िया होने से डेवलपर को भी बेनिफिट मिलते हैं और काम बड़ा फास्ट स्पीड से चलता है। जबकि यूपी को अगर कंपेयर करते हैं, यूपी में गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं है, पॉलिटिकल कशल पशल रहती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को ले लें, रोज उनके चेयरमैन वाइस और सीईओ बदलते रहते हैं, तो जो डेवलपर की, बिल्डर की लॉबी है वो बहुत भयभीत रहती है। सिमिलरली जो इन्वेस्टर है उसका भी मन ठुकता नहीं है कि यहाँ पे पता नहीं क्या नई चीज हो जाए, कौन सा नया बखेड़ा हो जाए, और इन्वेस्ट करते हुए वो डरता है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए गौतम जी। प्रमोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, एसोसिएट एडिटर है समाचार प्लस के। प्रमोद जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि अथॉरिटी में किस तरह से काम होता है, क्यों जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो थोड़ा सा कतराते हैं यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, यहाँ दिक्कत ये है कि जो बिल्डर यूपी में जो काम कर रहे हैं, जब अथॉरिटी में अपने प्रपोजल देते हैं, तो यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, और अंडर द टेबल जिस तरह से काम होता है, पिछली सरकार में हमने देखा कि 1-2 जो खास बिल्डर थे जो सत्ता के नजदीक थे, उनकी फाइलों पर तो VVIP लिखा होता था, और चाहे GDA हो, चाहे नोएडा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, वहाँ पर उनकी फाइलें बहुत तेजी से आगे बढ़ती थी। लेकिन बाकी कोई कितना ही अच्छी रेपुटेशन वाला बिल्डर भी हो, अगर वो अपना प्रपोजल दे रहा है तो एक टेबल पर, दूसरी टेबल पर तमाम जगह उसकी फाइलें रुक जाती थी, और जब तक कि अंदरूनी लेन देन ना हो जाए तो उसकी फाइल आगे बढ़ती नहीं थी। तो इसका नुकसान ये होता है कि बिल्डर को जब रिश्वत देनी पड़ेगी, बिल्डर को जब वहाँ चक्कर लगाना पड़ेगा, तो जो भी खर्चा आएगा आखिरकार वो बायर्स पर ही पड़ता है। और जो अफोर्डेबल हाउस देने का जो कोई भी सरकार सोचती है, तो वो दे नहीं पा रहे हैं यूपी में, और बिल्डर को मजबूरन अपने प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ानी पड़ती है, तो वो ज्यादा महंगे फ्लैट हो जाते हैं।
तो इसका नुकसान आखिरकार बायर्स को ही भुगतना है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अथॉरिटीज की इसमें कमी है, जो अप्रूवल्स होते हैं उनमें देने में बहुत टाइम लगा देती हैं, खाऊ पीऊ अथॉरिटीज हैं, बिल्डर इस चीज से डरते हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा डेवलपमेंट में पड़ता है। अगर ये सब चीजें चलती रहेंगी, बिल्डर्स परेशान होते रहेंगे, अप्रूवल्स में दिक्कत आती है, जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है यूपी में उसकी वजह से ये सब सिस्टम आता है। जैसे पंजाब में है, पंजाब में फ्री होल्ड लैंड है, अगर फार्मर बेचना चाहता है तो वो बेचे बिल्डर को, अदरवाइज उसमें कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, लैंड एक्विजिशन होती है, अथॉरिटी अलॉट कर देती है, बाद में किसानों के हंगामे होते हैं, कोर्ट में केसेस चलते हैं, उसका खामियाजा सिर्फ भुगतना कस्टमर को पड़ता है जाके। जो कंज्यूमर है, बिल्डर तो भुगतता ही भुगतता है, वो तो ट्रेडिंग बिजनेस करने के लिए आया है, साथ में बाद में दिक्कत जो है वो लाखों बायर जो है, चाहे नोएडा एक्सटेंशन की बात कर लो, नोएडा की बात कर लो, तो अथॉरिटीज की क्या कमियां हैं इनमें? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सौरभ जी। इसमें अथॉरिटी में तमाम जो व्यवस्था बनाई गई है वो वहाँ पर कमियां हैं। बिल्डर को हमें पंजाब में जैसे पहल करी है सिंगल विंडो वाली, इस तरह अगर हम यहाँ सुविधा दे देंगे गाजियाबाद में, नोएडा में, आप देखें आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जितना भी डेवलपमेंट है ये सरकार के भरोसे नहीं हुआ है। तमाम बिल्डरों ने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट लाए हैं और तमाम उन्होंने विकास किया है, लेकिन सवाल फिर वही लौट के आता है कि क्या कुछ खास बिल्डर जो सरकार की पसंद के हैं या सत्ता के केंद्र में जो लोग बैठे हैं उनकी पसंद के जो बिल्डर हैं वही डेवलपमेंट करेंगे, या बाकी जो और बिल्डर हैं तमाम जो वास्तव में अफोर्डेबल हाउस दे सकते हैं जो सरकार नहीं दे पा रही है। यहाँ बायर्स जो परेशान है, दिल्ली एनसीआर में नौकरी पेशा लोग हैं, वो मकान खरीद नहीं सकते। 2 फ्लैट का भी अगर उनको 2 कमरे का फ्लैट उनको खरीदना है तो 50 लाख से ऊपर कीमत पहुंच गई है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि इसको जो है नीतियों को ऐसा बनाया जाए, बिल्डरों को सहूलियत दी जाए और अथॉरिटी में कामकाज बिल्कुल सिंगल विंडो खिड़की पर काम होना चाहिए। प्रमोद जी, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो गाजियाबाद में इतना विकास क्यों नहीं हो पा रहा, जबकि वहाँ पर इतने बिल्डर आए हैं? क्या कमी है कि बिल्डर गाजियाबाद में काम करना नहीं चाहते? क्या जीडीए की इसमें क्या कमियां रही हैं? जीडीए की हमने देखा, जैसा कि मैंने बताया पहले, पिछले शासन में ये तमाम कमी ये रही कि जो सत्ता के नजदीक बिल्डर होते हैं केवल उन्हीं को काम करने का मौका मिलता है, और इतनी कमीशनबाजी और रिश्वतखोरी इतनी ज्यादा हो गई है कि बिल्डर अपना काम जो देना चाहता है, मान लीजिए फ्लैट को जो मार्केट रेट है उससे रिश्वत इतनी मांगी जाती है, कमीशनबाजी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जो है उसी में फंसा रहता है, तो वो बिल्डर बायर्स को कम कीमत पर मकान नहीं दे पाता। कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है और उसके लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं क्योंकि उसको लगातार चक्कर लगाने पड़ते हैं जी, और तमाम समझौते करने पड़ते हैं। प्रमोद जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी स्टेट लाइन पॉलिसी नहीं है, बिल्डर की फेस देख के अथॉरिटी एक्ट करती है, उसका कितना दबाव है अथॉरिटी के ऊपर, उस हिसाब से अप्रूवल की स्पीड पकड़ी जाती है, या वो किस तरीके से प्लीजिंग पॉलिसी को लेकर चलता है उसको करी जाती है। कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांसपेरेंसी कर रखी हो, सबों के लिए एक ही फार्मूला बना रखा हो, हर बिल्डर के ऊपर जो टाइम फैक्टर का अलग अलग चीजें बना रखी है। नहीं, ये बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि जो लैंड जो अधिग्रहण का मामला है, जो तमाम चीजें हैं उसमें बड़ी दिक्कतें हैं। अगर ये सरकार या अथॉरिटी बिल्डरों को लैंड अधिग्रहण करके खुद दे देगी तो उनको काम करने में सहूलियत रहेगी। बिल्कुल, केवल हाईटेक सिटी या जो दूसरी टाउनशिप जो आई है उसके अलावा बाकी की तमाम दिक्कतें हैं। चलिए प्रमोद शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। शरद गौतम जी, यहाँ पर क्रेडाई प्रस्ताव तो दे रही है, लेकिन इस तरह की जो खामियां हैं गौतम साहब, वो कैसे दूर होंगी? कितना भी कर लीजिए, लेकिन डेवलपमेंट का काम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कैसे होगा? शरद गौतम जी, सुन पा रहे हैं आप हम? जो बिल्डर के साथ 2 एक्टिविटीज है, तो लैंड पॉलिसी है और एक कंस्ट्रक्शन के लिए, सैंक्शन प्लान के लिए और मटेरियल के रिसोर्सेज के लिए। जब इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बिल्डर को काम करने के लिए एक रोड नेटवर्क चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए, टाइमली अप्रूवल चाहिए, तभी वो अपनी कमिटमेंट पे खरा उतरेगा। अगर गवर्नमेंट के बार बार किसी तरीके के सैंक्शन में डिले है, रूल्स रेगुलेशन में चेंज है, मास्टर प्लान में चेंज है, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कुछ चेंज कर दिया जाता है, उसे पूरी स्कीम को रोक दिया जाता है, कभी एफआईआर बढ़ा दिया जाता है, कभी एफआईआर कम करा जाता है। इस चीज का टोटल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है, जिससे बिल्डर के
प्रेशर में आके कभी कभी एफआईआर बढ़ा दिया जाता है, जैसे अभी नोएडा में करा है। कोर्ट के जब लैंड पॉलिसी आई तो बिल्डर्स को एफआईआर भी एक्स्ट्रा दे दिया गया। उससे क्या हुआ, जो पुरानी सैंक्शन थी वो अबंडेंट हो गई, बिल्डर को लेकर लालच आ गया, सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं। इसमें जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, इसके लिए जो यूजर है, इन्वेस्टर है, उसके ऊपर सारा बोझा आ रहा है। बिल्डर को तो अपना जब भी चाहेगा रेट बढ़ा लेगा, जो एंड यूजर है या इन्वेस्टर है उसके ऊपर खामखा की एक मार पड़ती है। अनुज बिल्कुल सही।